बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो आवाम को यही बताया गया कि हम बचत करने पर और किफ़ायत शुआरी पर यकीन रखते हैं। जहाँ जहाँ ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाई गई उसके हवाले से भी आवाम को मीडिया के थ्रू बताया जाता रहा, हत्ता कि गाड़ियों की नीलामी भी हुई, भैंसें भी बेची गई। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जब काबीना के इजलास के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे मीडिया को, तो उन्होंने एक और भी इंकशाफ किया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म हाउस में रहते तो नहीं हैं, अलबत्ता वज़ीर आज़म हाउस का बिल उतना ही आता है जितना नवाज शरीफ साहब के होते हुए आता था, और इसके लिए हमने मुलाजमों के ऑडिट का भी हुक्म दिया है। एक तो इस हवाले से बात करते हैं आज के बिल उतना ही आ रहा है वज़ीर आज़म साहब के ना रहते हुए भी, और मुलाजमों के ऑडिट से क्या मुराद है, कौन से मुलाजमीन का ऑडिट हो रहा है। पीएम नहीं रह रहे तो वहाँ कौन से मुलाजमीन जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ काबीना के बड़े अहम रुकन होते थे आज़म स्वाति साहब, जिनका मामला चला आईजी इस्लामाबाद के तबादले के हवाले से। चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आए थे रवा हफ्ते की समाअत के दौरान वो भी हमने देखे कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरे जाने के दिन गिन रहे हैं। ये भी बात हुई कि 60-1F के तहत इस सारे मामले को देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा इंक्लूडिंग देयर वज़रा बड़े धड़ल्ले से आके ये बात करते रहे कि जनाब आज़म स्वाति साहब का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। 6 दिसंबर को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और ये नोटिफिकेशन जो है आज मीडिया के सामने आया है, जो कि कल की तारीख में निकला है। कल उनको 9 जनवरी को डी नोटिफाई किया गया है और इसी का जिक्र आज़म स्वाति के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उस समाअत के अंदर चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए भी किया था कि इस्तीफ़ा तो दे दिया है लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक इसकी मंजूरी नहीं हुई है। दूसरी कैबिनेट के हवाले से ही एक और ख़बर कि जो 20 अफराद के नाम ECL से निकालने का मामला था उस पर यह फ़ैसला हुआ है कि अभी फ़िलहाल उसको मौखर कर दिया जाए। जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता अदालत का तब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ये दुरुस्त फ़ैसला है या फिर एटलीस्ट 2 साहिबान के हवाले से, जिस पर ख़ुद चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ऐसे आ चुके थे कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती अगर उन्होंने बिलावल को मासूम और बच्चा डिक्लेयर कर दिया और दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब को एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से जो बात की गई, क्या ये काफ़ी नहीं था इन 2 शख्सियात के नाम एटलीस्ट ECL से निकालने के लिए। इस हवाले से भी बात करेंगे और ख़बरें बहुत सारी हैं आज, क्योंकि एक तरफ जॉइंट अपोजिशन बनाने की बड़ी कोशिश की गई, मौलाना साहब नाकाम हो गए तो अब हासिल बेजंजो साहब जो हैं वो इस मिशन पर लग गए हैं। बिलावल साहब से और जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अक्सर लोग ये बात करते नजर आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने NRO ले लिया है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि खुरम दस्तगीर साहब इस हवाले से मुख्तलिफ ट्वीट्स करते रहे हैं। NRO कर दे में आपे NRO हुई, और उसके अलावा एक और ट्वीट भी उनका आ जाए कि NRO नहीं देंगे, बैरूनी ताकतों के ज़रिए कोशिशें हो रही हैं, 7 लोग राब्ता कर रहे हैं। जिससे NRO देना था JIT कचरा हो गई, NAP को रेफरेंस की कोई हिदायत नहीं, ट्रायल मुकम्मल करने की कोई डेडलाइन नहीं। अब नाहली रेफरेंस वापस ले लिया, अलबत्ता नवाज शरीफ आज भी जेल में। नाहली रेफरेंस वापस लिया गया है खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ से, जो कि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा कराया था। गो के वजह वो ये बताते हैं कि जी बहुत सारे और सबूत आ गए हैं जो लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनसे ये भी पूछा जाए कि मुतल्लिका फोरम तो इलेक्शन कमीशन ही था, तो वहां से नाहली रेफरेंस वापस लेने का वाकई मतलब यही है जो PMLN कह रही है कि PTI का और पीपल्स पार्टी का इस वक्त कोई मुकमुका हो गया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब फैसल वावड़ा साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मलिक अहमद खान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वावड़ा साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये आज जो तफसीलात उन्होंने काबीना की बताई हैं, PM हाउस का खर्चा अभी भी उतना ही हो रहा है जितना नवाज शरीफ साहब के होते हुए हो रहा था, और मुलाजमीन के ऑडिट से क्या मुराद है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जो बिल की बात आई है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी एप्लीकेशन दी गई कि वहाँ वो बिल जो मीटर है उसके अंदर प्रॉब्लम है, मीटर में प्रॉब्लम है। और उसको ये नवाज शरीफ साहब के होते हुए भी था प्रॉब्लम क्या? वो तो वहाँ रह रहे थे ना, उसका मीटर में प्रॉब्लम। अगर इमरान खान साहब वहाँ मौजूद नहीं तो मीटर उतना ही बिल कैसे दे सकता है जो फवाद चौधरी साहब ने बात की। बट इसमें हमारी पहले भी बात हो चुकी है। तो ये कैसे हो सकता है कि PTI की हुकूमत आते ही मीटर खराब हो जाए?
अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आपको बाहर निकल के अगर आप कहें कि जी किसी हमारे पीटीआई के बंदे को जेल हो जाता, आप कहेंगे उनको जेल होती थी, हमें भी जेल होना चाहिए, तो वो तो चीज़ें होती रहती हैं और उसको आगे इंस्पेक्ट कर लेना। मीडिया को जिसको इतराज़ है वो आए, अपने इंस्पेक्टर्स लेके आ जाए। लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि मुलाज़मीन का ऑडिट कराएंगे, मुलाज़मीन का ऑडिट, ये बिल्कुल ऐसे देखिए, गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप लोगों को फायर नहीं कर सकते। अगर एक 547 मुलाज़मीन वहाँ थे प्राइम मिनिस्टर को कॉफ़ी पिलाने के लिए नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उनको हटाने के लिए हमें अलग अलग स्लॉट्स के अंदर भेजा गया। किसी मिनिस्ट्री में कम थे, वहाँ भेज दिए। तो वहाँ अभी भी मेंटेनेंस के लिए तो लोग काम कर रहे हैं। अब मेंटेनेंस के अंदर एक सवाल ये भी हुआ है कि मेंटेनेंस के अंदर क्या एयर कंडीशन चला के मुलाजमीन काम कर रहे हैं या हीटर चला के कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का ऑडिट होना ज़रूरी। तो अगर हम उसके अंदर मुलविस होते हैं या हमें इनडायरेक्टली मीडिया अंदर लाना चाहता है इस चीज के अंदर, क्योंकि मीडिया को कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो आप वो मीडिया को तो बहुत कुछ आज इतनी खबरें, मेरे तो इंट्रो अभी मैंने थोड़ा मुख्तसर करके बयान किया है, वरना खबरें बहुत सारी थी। आप मुझे कोई ऐसी खबर बताएं मुलाजमीन जो है वो हीटर्स या एसीज ऑन करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वजीर आजम तो नहीं कर रहे, बाकी तो नहीं। अभी उन्होंने कहा कि 500 कुछ मुलाजमीन थे, उनको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में भेज दिया गया, मुख्तलिफ जगहों पर खपा दिया गया। वहाँ कौन है, वहाँ पर फिर कौन रह रहा है? मेंटेनेंस के लोग तो है ना, मेंटेनेंस के लोग तो है ना, क्या करूं उस बिल्डिंग की जो सर कितने लोग हैं मेंटेनेंस के लिए? 500 लोग हैं। कितने लोग हैं मेंटेनेंस के लिए? 500 लोग हैं। अच्छा, मैं आपको छोड़े, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैं आपको अपने घर का बिल दे देता हूँ, उसमें आप देख लें कि एयर कंडीशन जितने एक 50 आदमी का घर का है उसका बिल आया हुआ है, और मैं उसका क्या करूँ? आप ये क्या कोइंसिडेंस है? अगर उसका कम आया था तो आप कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत अपने बिल कम करा रही है। नहीं, उसमें ये एक चीज ये भी हो सकती है साहब, ये वैसे मैं ऑन अ सीरियस नोट, इसमें ये हो सकता है कि जो इन्होंने पिछले दिनों बिजली और गैस की कीमतें जो बढ़ाई हैं, उसका शायद इन्हें अंदाजा अब आके हुआ है कि कितनी बढ़ा चुके हैं हम। और इस मुल्क की जो आम आवाम है, जो मुतवस्सित तबका है, सफेद पोश तबका है और तनख्वाहदार तबका है, उनके साथ जो गुजरी है उसका इन्हें अब एहसास। और मैं ये आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे पिछले कई दिनों से जो लोग मिल रहे हैं, हर आदमी कंप्लेन कर रहा है गैस के कितने उनको तगड़े बिल आए, और एक आम आदमी जो है वो बड़ा परेशान है इस महंगाई की सुनामी में। तो ये भी यानी आप तो शायद ये हुकूमत के खिलाफ जाता है। हमारे ऑडिट के अंदर एक और चीज, ऑडिट क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ हमने इतनी भी डिटेल में गए कि 88,000 यूनिट्स एक टाइम पे लास्ट बिल था नवाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, और हमारा 41,000 यूनिट्स उसमें आया। अब 41,000 यूनिट्स के अंदर एक प्राइस का भी और मीटर की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही, क्योंकि मीटर चेक किया जा रहा है। मलिक साहब, आप लोगों के टाइम पे जब नवाज शरीफ वहां थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कोई ऐसी इत्तलात तब आई थी कि मीटर शीटर खराब हो गया है? उस टाइम पे भी बिल इतना था, अभी भी इनका बिल इतना आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो रहते भी नहीं है उधर। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे मुस्तफ़ा की लॉजिक पे हमेशा से बड़ा मोतरफ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ी बेसिक बात है कि जो 82,000 यूनिट्स पे बिल आता था वो 41,000 पे आ रहे। असल बात तो ये, अब उसको देख लें, जो मर्जी ऑडिट करा लें, बिजली की कीमत ही इतनी बढ़ गई है। कीमत बढ़ गई है, बिल्कुल। अब वो जो आपने यूनिट्स बताए हैं, मलिक साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे उतने यूनिट्स पे बिल था सेम, और इतने यूनिट्स पे भी मेहरबानी तो थी जिसकी वजह से उनको तो हमसे ज्यादा पता होगा। हम 35 साल से इक़्तिदार में तो नहीं थे ना, 35 साल से तो ये थे और ये थे। तो हमने आते आते मीटर तेज कर दिए, या डॉलर हम 25 रुपए से लेके 125 तक तो नहीं, 140 तक तो नहीं लेके गए। ये बहस का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपना सारा मलबा हम पे गिराएंगे। आप अगर चीजें देखें, और आप कहेंगे उन्होंने ये किया। हम तो इसलिए कहेंगे ना, हम 35 साल का हिसाब ले रहे हैं उनसे, आप हमसे 5 महीने का हिसाब ले रहे हैं। हमें 35 साल हो जाए या 5 साल हो जाए तो अब आप सवाल करेंगे तो हम जवाब देंगे आपको। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी, चले आजम स्वाति पे आपके कैबिनेट में कॉलीग रहे हैं, ये कैसे आपके लोग आके कहते रहे, जब चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, उनके वकील आजम स्वाति के वहां कहते थे कि हुकूमत ने मंजूर नहीं किया, आपके लोग तो इस हद तक आके बात करते थे, नहीं जी उनका नोटिफिकेशन आपको टीवी पे लाके दिखा देंगे, जबकि निकला कल की डेट में, कल डी नोटिफाई हुए आजम स्वाति साहब। क्या करें, आजम स्वाति साहब को फांसी पे चढ़ा दे? नहीं, फांसी पे ना चढ़ाए, झूठ तो ना बोले ना, एटलीस्ट आके कि जी वो हो गया मंजूर उनका इस्तीफा। देखिए जी, अगर मैं आपको बताया तो 2 मिनिस्टर्स ने ये बात की, एक अली जैदी ने बात की कि मैं लेके आ जाऊंगा एक शो पे। मुझसे पूछा कि मैंने कहा मुझे इसका प्रोसीजर ही नहीं पता। चले, आपने तो कह दिया आपको पता ही नहीं है अली जैदी साहब, बाकी कुछ और लोगों को भी मैं सुन रही थी, उन सबने कहा कि जी हो गया मंजूर उनका इस्तीफा। मूविंग ऑन, ये जो बड़ा अहम मामला सेनेटर साहब, इसमें एक चीज है ना कि देखें, नोटिफिकेशन के हवाले से अब ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट का इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर जो बिहेवियर है, जो इनके तर्जुमान थे इकोनॉमी के,
फारूक सलीम साहब, उनके साथ इन्होंने जो किया कि उनका तो नोटिफिकेशन ही मौजूद नहीं, और इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी पाकिस्तान की आवाम को बताते रहे कि जी कि हम कितने पाक दामन है, और देखिए हमने जैसी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो हमने उनको अपने ओहदे से हटा दिया। और असल हकीकत और थी, परसों तरसों के प्रोग्राम में दिखाया है कि उनका नाम वो मिनिस्टर्स ऑफ फेडरल, वो जो लिस्ट थी फेडरल मिनिस्टर्स की, उसके अंदर मौजूद था। वो लगा हुआ था। और ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके, उन्होंने तो वजारत से इस्तीफा दे दिया है, तो फिर वजारत में अभी तक उनका नाम क्यों चल रहा है? देखिए जी, मैं एक सेकंड अगर मुझे जवाब दे दें, देखिए ये एक फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर आप हर चीज़ की स्पेसिफिक और प्रिसाइज चीज़ के ऊपर चले जाएंगे, आपने यहाँ से पानी गिरी पकड़ा, यहाँ आपने रेजिग्नेशन दे दिया, अगर मुझे आज आपको एज एन एंकर रिजाइन करना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, या मैं किसी जॉब में या अपने वालिद की कंपनी में भी हूँ, मैं रिजाइन करके वहाँ चला जाऊँगा, दैट मींस अब वो एक्सेप्टेंस लेटर दे नहीं दे, वो प्रोसीजर हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर। वो बात आपकी ठीक है, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना है, मैं रिजाइन करके चली जाऊंगी, बट एटलीस्ट मेरे बिहाफ पे कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ जी उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर भी हो गया है और उनका नोटिफिकेशन है, हमने देखा है, हम आके टीवी पे दिखा भी देंगे, ये एटलीस्ट कोई नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा है तो बड़ी गैर जिम्मेदारी और झूठ बात की है कि हमने देखा है और हम लाके देंगे, मैंने नहीं सुना। ठीक है, सेनेटर साहब मुझे बताएं कि आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर वाकई चीफ जस्टिस साहब के जो बड़े अच्छे जबरदस्त, जिन पे आप लोगों को खुशी भी हुई थी, जो रिमार्क्स आए थे मुराद अली शाह साहब के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से, कि आज नाम निकाल देगी हुकूमत, काबीना में फैसला हो जाएगा? देखिए अनफॉर्चुनेटली गुडविल दिखाना इनके शायद मिजाज में ही नहीं है। रिटन ऑर्डर ठीक है, रिटन ऑर्डर आ जाए और रिटन ऑर्डर देख के फैसला कर ले, वो देखेगी। लेकिन अगर बड़ी उनकी जो उस दिन जो हेयरिंग थी उससे वाज़िया तौर पे ये बात तो क्लियर थी कि जो दो हजरात हैं, बिलावल भुट्टो साहब और सीएम मुराद अली शाह साहब, उनके बारे में कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं, ठीक है, और किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रिल किया जेआईटी मेंबरान को उनका नाम गलत तरीके से इंक्लूड करने पे, तो इस हद तक तो इनको क्लैरिटी थी। ठीक, लेकिन रिटन ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है वो भी आ जाएगा तो फिर भी उन्हें, यू आर फाइन विद दैट। हाँ, लेकिन गुडविल का मुजाहरा इन्हें करना चाहिए था। गुडविल जेस्चर के तौर पे मलिक अहमद खान साहब और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स के बाद गो के वजारत दाखिला ने 20 लोगों के नाम ईसीएल से निकालने का प्रपोजल दिया था, आज उसको मुस्तरद कर दिया गया। उन 20 में से ये 2 आपको लग रहा था कि आज हो जाएगा फैसला, कोई इनके नाम तो निकलेंगे एटलीस्ट? नहीं, देखिए मुझे इससे तो अगर वो रिटन ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने गुडविल नहीं शो की तो ये तो उनका अपना फेल है जैसे ये करते हैं। लेकिन मुझे इतराज इस बात पे है कि मैंने आज जो प्रेस टॉक सुनी है जो कुछ कैबिनेट मेंबर्स ने कैबिनेट मीटिंग के बाद की है, तो ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। तो बिल्कुल एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन है विद द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये अगर कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया कि ऐसे ही रखना है तो ठीक है, एब्सोल्युटली। ये तो बहुत खतरनाक हो सकती है अगर अदालत के साथ स्टैंड ऑफ हुकूमत और अदालत का, ये आप उनकी प्रेस टॉक निकलवा कर देखें। जो मैंने आपसे कहा है, मैंने खुद सुना है, तो ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। ठीक है, देखिए साथी साहब, बड़ी अच्छी बात मलिक साहब ने की, मुझे पसंद है इनकी बात की स्टैंड ऑफ पोजीशन है, और हमने एक बड़ी हेड ऑन पोजीशन ले ली है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एहतराम अपनी अदलिया का मनोमन करेंगे, आप जितना भी भिड़वाना चाहें हम नहीं भिड़ेंगे, हम कानून की पासदारी करेंगे। कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून से बढ़ के ना सीएम है, ना पीएम है, ना मिनिस्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना फेडरल मिनिस्टर है, ना सेनेटर है, कोई है। लेकिन कानून बड़ा है। उनके तहरीरी फैसले का इंतजार है वाकई में, जो आज रीजनिंग दी गई है कैबिनेट के अंदर, या फिर जो फवाद चौधरी साहब जिसका इशारा मलिक साहब ने जिस जानिब किया है कि आप लोग तो कन्विंस्ड भी हैं कि नहीं ये इन्वॉल्व हैं, ये मुल्जिम हैं, ये बच नहीं पाएंगे, आज भी आपके रहनुमा आके बोल रहे थे। देखिए साथी साहब, मैंने वो प्रेस टॉक्स देखी नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि किस जुमरे में बात की गई है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, आई रियली डोंट नो। इनका तो काम है ऑपोजिशन का, इनका काम तो है कहना, हम सुन रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम मशकूक हैं, हम मशकूक हैं। ये ईमानदार लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं। मलिक साहब की लीडरशिप ने अच्छे ज़बरदस्त काम किए थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बुनियाद अच्छी डाली, अदलिया फौज के लिए अच्छे काम किए, कोई बैनर लगाई साजिश में नहीं थे, उनको रिवॉर्ड में जेल मिली। हमने केपीके में अच्छा काम किया था, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। तहरीरी फैसले का इंतजार है, फिर आप लोग कमेटी बना रहे हैं जो फर्दन तमाम नाम जो ईसीएल में मौजूद हैं उनका जायजा भी लेगी। ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर भी हो रहे हैं, क्या उनके जाने का इंतजार है जो इतने क्लियर कट स्टेटमेंट्स दे दिए थे? हम में से किसी तरीके इंसाफ की तर्ज सियासत में हमने कुर्सी को कभी सलाम नहीं किया। हमारे लिए चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, और उनको ये एहसास होगा कि जब वो कुर्सी से उतरेंगे तो उतनी ही इज्जत उनको तब भी मिलेगी, क्योंकि हम इदारे की इज्जत करते हैं और इंसानों की इज्जत करते हैं। अगर किसी भी बड़े बड़े इदारे के अंदर बेईमान आदमी बैठा होगा तो हम उस इदारे में भी खड़े होकर बोलेंगे कि ये बेईमान आदमी है। हमें अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं। सेनेटर साहब इस बात पे कि हम इंसानों की और लोगों की इज्जत करते हैं। देखिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी
इलेक्शनों से पहले से और फिर अभी जो जिस तरीके से इनके जो वज़रा हैं दीगर पंजाब के अंदर चौहान साहब, तो एक है एलिमेंट तहरीक इंसाफ के जानिब से जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ बैठे हैं इसलिए आपने इनका नाम नहीं लिया? नहीं, ये तो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। तो और हमेशा बस अपने आप को समझना कीजिए कि हम ही सही हैं और बाकी सारे गलत हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहमद खान साहब ने जिक्र किया, दुरुस्त उन्होंने जिक्र किया कि उसके अंदर भी उसी एटीट्यूड का इन्होंने मुजाहरा किया कि हम ही बस पाक दामन है और हमारे अलावा बाकी सारे जो हैं वो गलत लोग हैं। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यानी कि इस माशरे के अंदर अगर हमने ये इस निज़ाम को परवान चढ़ाना है कि अगर हम सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर लोगों को सजाएं देना शुरू कर देंगे और बीच में से उस तमाम अदालती अमल को हम निकाल देंगे, तो फिर तो माशरे के अंदर ही हम क्या एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज ये जो भी बात कर रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पे कहा गया मुल्जिम हैं, चले जरदारी साहब के हवाले से तो जो खुर्रम शेर जमान ने भी कहा है वो भी कि वो पैनमा से बड़ा केस है, वो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, उनकी विकेट गिरने वाली है। बट चीफ एग्जीक्यूटिव जिनके बारे में खुद चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए, उन पे भी उन्होंने कहा और फिर साथ ही साथ मैंने सुना है, भी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि ये भी उन्होंने कहा कि जी कि हम जो सूबे के जो पैसे बनते हैं जो वफाक में देने हैं हम वो भी नहीं देंगे, हमारी नजर में ये मुल्जिम है और जब तक ये मुल्जिम है हम इनको वो पैसे, ये किस किस्म की ये रवायात इस मुल्क के अंदर कायम करने जा रहे हैं, तो गैर मुनासिब सी बात है। किसने बोला ये काफी इनके बैठे बैठे वज़रा, आप किसकी बात करें, खुसरो बख्तियार भी मौजूद थे वहाँ पे, फवाद चौधरी भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा। चलें, वी कैन गेट इट चेक्ड बाय द वे, अगर मेरी टीम इसको चेक कर सके जो ये बात कर रहे हैं। मैं मलिक अहमद खान साहब, ये तो चलें पीपल्स पार्टी के हवाले से, PMLN के हवाले से ये हुकूमत, PTI की हुकूमत कहती है कि जनाब इन्होंने मुकमुका किए रखा, ये लोग बहुत करीब हैं। अब तो आप लोगों के, आपकी पार्टी के लोग इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी ने NRO ले लिया है। जिस दिन से वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए, ये GIT रिपोर्ट का मामला NAB को रेफर किया गया और वहाँ पे ये तमाम बिलावल साहब के हवाले से मुराद अली शाह साहब के रिमार्क्स आए, अब मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों की पार्टी में बहुत लोगों को ये बात कोई अच्छी लगी है, बड़ी नागवार गुजरी है, ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं। वाकई आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने NRO लिया है? नहीं सादिया, देखिए मैं खुर्रम साहब की अपनी उनकी कोई पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, मैं तो कतई नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी एक जदोजहद करने वाली जमात है। अच्छा। और जिस इब्तला से वो भी गुजर रहे हैं उनको अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए। वो क्यों इस तरह के NROs लेंगे और फिर किस कंडीशंस में लेंगे? देखें, अभी मेरा खदशा ये है कि PTI की गवर्नमेंट, और ये मैं एलर्ज कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि फैसल आपके पास बैठे हैं, इसको इस मेरे इस आर्गूमेंट को दलील के साथ उस करप्शन और शोर शराबे से बाहर निकल के बात की जाएगी। जी जी, मुझे लग रहा है कि PTI की गवर्नमेंट विलफुली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है ये मुझे नहीं पता। अच्छा। उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, अभी आप फैसल से उनकी पोजीशन पूछ लें, 18th अमेंडमेंट जो कि एक पॉलिटिकल एक सारे सूबों का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस के साथ बना डॉक्यूमेंट है जिसने, सर माजरत के साथ मलिक साहब मेरा एक जुमला बस सुन लें, मुझे सिर्फ एक जुमला सुन लें। आपकी पार्टी के बड़े सीनियर वफाकी वजीर साबिक रहे हैं राना तनवीर साहब, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में आके, टॉक शोज में आके उन्होंने इस चीज की हामी भरी है। वो कहते हैं 18वीं तरमीम रिव्यू होनी चाहिए, तो आपकी तो पार्टी के खुद के लोग चाहते हैं कि इसको रिव्यू करें। मैं नहीं देखें सादिया, अगर वो ये कहते हैं कि रिव्यू होनी चाहिए तो मैं उनके साथ भी शिद्दत से इख्तलाफ करूंगा। अच्छा। क्यों करूंगा कि ये बड़ी मुश्किल से पॉलिटिकल कंसेंसस रीच होता है, और अगर आज आप ये खोलेंगे और बलूचिस्तान में आप जाकर इस बात को लेके बैठेंगे तो ये सिंध में लेकर बैठेंगे तो इसके बड़े रिपरकशंस होंगे और पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करने भी इन्होंने करना है। NFC अवार्ड पे इन्होंने जाना है, तो इनको अंदाज़ा होगा कि भी ये यहाँ जब NFC अवार्ड करने जाएंगे तो उसमें कितनी मुश्किल के साथ ये किसी एक मुतफिका बात पर पहुंचेंगे। अभी फैसल साहब कैबिनेट के मेंबर हैं, ये इस पे जाएंगे। सेकेंडली देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो दूसरा मैं कह रहा हूँ कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का नाम ECL में डाल दिया है एक एलिजेड करप्शन की बुनियाद पे, एक आईनी ओहदा है और उसको इस तरीके से जेपरडाइज आपने करना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तीसरा जो थर्ड वन देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं।
ठीक। अब पॉलिटिकल पार्टीज की, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की, फैसल साहब के हमारे से इख्तलाफ हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आपको करप्शन की बुनियाद पर पकड़ा है, ठीक है, इनका हक बनता है, कहना चाहिए, लेकिन उसका नेट रिजल्ट क्या है? उसका नेट रिजल्ट ये है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज लीडरलेस करके आप छोड़ रहे हैं। यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की, इस आइन की कस्टोडियन हैं, लीडरलेस पार्टीज जो हैं वो करके छोड़े। ये 3 आपने मकासद बताए हैं कि अगर वाकई ये लोग जा रहे हैं किसी आईनी बहरान की तरफ, एग्जैक्टली, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करेगा जो इस सिस्टम को जेपरडाइज करेगा। ये हमारा खतरा है। मिनिस्टर साहब से जवाब लेती हूँ। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। लगता है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर आप उसको रिव्यू कहते हैं। उनकी पार्टी के लोग भी अगर कहते हैं तो उसके खिलाफ है। देखिए जी, नून लीग के अंदर से मैंने राना तनवीर साहब को तो सुना है, उन्होंने बात शुरू कर दी है बात, चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर बात की है पीपल्स पार्टी से। ओपन टू फॉर डिबेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर चीज ओपन फॉर डिबेट। आइन तो इन्होंने खुद कहा कि आसमानी किताब नहीं है, तो उस पर जब इतनी तरमीमें हो सकती है तो ओपन डिबेट भी होना चाहिए। कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक है, उस पर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन अभी तो आई थिंक वो डिबेट की जहां तक बात है तो ऑब्वियसली अगर आप लोग कोशिश करें भी तो उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वैसे पार्टी का भी आपके लोगों ने तो मुखालफत की है, बट आई एम सेइंग कि अगर पार्टी की हैसियत से भी अगर आप करना चाहें तो आपके पास नहीं है, अक्सरियत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, नहीं कर सकते। एक और मामला है इसी के साथ मुंसलिक, जिसमें कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही, मुसवदा तैयार इन्होंने कर लिया है वजारत कानून ने, वजारत दाखिला ने, फौजी अदालतें। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी को तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में हमने बाज़ाब्ता तौर पे इसका फैसला भी किया और फिर उसको अनाउंस भी किया कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देंगे, नहीं करेंगे, नहीं देंगे। दिस इज डिसाइडेड, फाइनल वर्डिक्ट आपका है कि आप नहीं चाह रहे हैं। दिस इज डिसाइडेड जी। और उसकी वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी, इसीलिए उनके अंदर एक सनसेट क्लॉज भी रखा गया था कि ये अपने वक्त मुकर्ररा 2 साल गुजरने के बाद ये फिर खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और मकसद सनसेट क्लॉज रखने का ये था कि उस पीरियड के दौरान हुकूमत जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है वो लेकर आएगी। ठीक है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत माजरत के साथ उस पीरियड के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सकी। अब इनके पास भी अभी भी एम्पल टाइम है कि मार्च के अंदर ये दोबारा अगर हाउस के अंदर लेकर आएंगे तो उस वक्त तक इनके पास टाइम है, ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो हमारे एंटी टेररिज्म लॉज को के अंदर जिनकी जरूरत है। और हमारे ख्याल से हुकूमत को यही करना चाहिए। खदशा तो ये था कि पीपल्स पार्टी शायद साथ दे दे, क्योंकि अब PMLN जो है वो आप पे NRO लेने का इल्जाम लगा रही है। वो कह रही है कि मुकमुका हमारे साथ नहीं, PTI के साथ इन्होंने कर लिया है। देखिए, NRO इन मौजूदा हालात में तो मुझे तो नहीं समझ आती कि वो किस तरह उसके बारे में कहा जा सकता है जहाँ पर अदालतें मौजूद हो। डिक्टेटर के दौर में हो जाना तो एक और अलग बात है, लेकिन जहाँ पर अदालतें काम कर रही हो, एक वर्किंग जुडिशरी हो, उसमें बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ें हासिल करना। कोई एक डिक्टेटर एक कलम के जरिए तो दे देता है, कोई ऐसा नहीं है। जहाँ तक खुर्रम दस्तगीर साहब की आपने वो ट्वीट्स का जिक्र किया, वो उनका अपना जाती मौक़िफ़ हो सकता है। पीपल्स पार्टी की नजर की है, उन्होंने कहा है NRO कर दे, मैं आप पे NRO हुई। पीपल्स पार्टी की नजर थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की मियां नवाज शरीफ साहब की जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी और जो इस मामले में दी, तो कहते हैं दोनों चीजों में मॉनिटरिंग जज भी नहीं है, कोई नैब को जिस तरीके से मामला रेफर कर दिया गया तो वो कह रहे हैं कि रिलीफ है। और उसकी वजह भी मेरी नजर में, मेरी जाती राय में, उस वक्त के जो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून की बड़ी एग्रेसिव सियासत है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले फैसल भाई भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने इशारा किया कि हम बयानात दिए गए कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबा नहीं सकोगे। ऑनरेबल जज साहिबान को जिस तरीके से ललकारा गया, रिडिक्यूल किया गया, पूरा एक मीडिया सेल था जो इस तरह के कामों के पीछे था। तो उससे थोड़ी सी एक ऐसी चीज है कि जिसमें अदलिया के अंदर भी एक रवैया सख्ती का, उन्होंने अदलिया के हवाले से कहा, आपने किसी और के हवाले से जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात उन्होंने भी कर दी थी, लेकिन वो कहीं और थी, अदलिया के हवाले से नहीं थी। इसलिए आपको लगता है कि मामला जो है वो खोसा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से निपटाया। पहले मैं मलिक साहब फौजी अदालतों पे भी आती हूँ, लेकिन पहले ये NRO के हवाले से क्योंकि बड़ी बहस चल रही है, मुझे ये बताएं कि NRO जिसको हम कहते हैं नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, ये कौन दे सकता है? प्रेरोगेटिव किसका है, किसके पास है इख्तियार, किसकी सवाबदीद है? नहीं, देखिए, इसमें तो ये बात बार बार जो हुकूमती वज़रा करते हैं या वज़ीर आज़म करते हैं, बेसिकली वो तो इनफैक्ट पूरे सिस्टम की नफ़ी कर रहे हैं ना। अगर तो NRO की कोई ऐसी ज़रूरत हो कि जब कोई
कोर्ट्स में केसेस ना हों, या कोई क्या सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या वज़ीर आज़म के पास या किसी वज़ीर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और लगता ये है कि ये गैर मंतकी सी बात है जो वो करते हैं। एक तरफ तो तकलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंटी करप्शन की कैंपेन है, और फिर उसके साथ कहना कि एनआरओ का मुतालबा किया जा रहा है। ठीक है। तो एनआरओ इज बेसिकली या तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एनआरओ कहते किसको हैं, कि क्या आज ये हुकूमत कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करने की सूरत कर सकती है कि सारे लॉ को सप्रेस कर दे, सारे कोर्ट केसेस को रोक दे और एक फैसला कर दे कि जितने भी मुकदमात चल रहे थे या आप कहते हैं मलिक साहब के ऑब्वियसली किसी हुकूमत का, वजीर आजम का या किसी वजीर का ये इख्तियार नहीं है कि वो एनआरओ दे दे। परसों हमारे शो में जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने जब उनसे इसी हवाले से एनआरओ के हवाले से सवाल किया गया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो देख लीजिए। अभी जो एनआरओ किया जाना है, किसी स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट ने आना है, गवर्नमेंट ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। सर गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा ही है। सो सर आपके लोगों के बयानात उस टाइम पे क्यों आ रहे थे जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एनआरओ हमसे मांगा जा रहा है? मुतवातिर इसकी तरदीद की है, बट ये तो आप मानते हैं कि इख्तियार फिर हुकूमत को है ना ये ऑर्डिनेंस लाने का। अगर मांगा जा रहा है तो फिर ये गवर्नमेंट की प्रिविलेज है, गवर्नमेंट की न दे उसको, बात ही खत्म हो जाए। अभी सर ये मेरा नुक्ता था, ये जो आखिरी बात आपने की ना कि गवर्नमेंट की प्रिविलेज है। अगर मांग भी लेते हैं ये प्रिविलेज गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट अपना बयान दे चुके हैं। जनाबे वाला आपके अपने साबिक वजीर वो तो कहते हैं कि हुकूमत का इख्तियार है, गवर्नमेंट कर सकती है। नहीं, मैंने आपसे यही कहा, जो अब्दुल कादिर बलोच साहब आपसे कह रहे हैं कि हुकूमत कोई नया कानून बनाए, अगर कोई मांगेगा तो नया कानून को ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा ना। जो मैंने आपसे कहा सारे केसेस को सप्रेस करना पड़ेगा, उस कानून में लिखना पड़ेगा। तो ना ये हुकूमत करेगी, ना इनसे कोई इस तरह की बात मांगेगा। एक इस तरह की पोजीशन है कि लोग अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं, रादर कि वो गवर्नमेंट से कोई इस तरह की बात करें। चलें, आप कहते हैं कि करेंगे नहीं, जनरल अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा लेकिन हुकूमत कर सकती है। तो आप लोग ये जो बार बार कहते हैं ये उसी बुनियाद पर कहते हैं एनआरओ वाली बात। अब एनआरओ आपसे मांग अगर पीएमएलएन के लोग रहे थे जिनका जिक्र करते थे, खान साहब भी या बाकी आपके लोग भी, कोई मांग नहीं रहा इनसे, हो वो पीपल्स पार्टी से गया, पिन पॉइंट कर दें और खुल के कह दें कि जी के इनसे कोई एनआरओ मांग रहा है, खुद से ही लगे हुए, खुद से लगे हुए। आपने एक चीज नोट की कि आपने सवाल किया, मलिक साहब का जवाब दिया मुस्तफा साहब ने। मुस्तफा साहब से सवाल करेंगे, जवाब वो देंगे। अच्छा। ये दोनों पार्टियां एक थी, वो हम 22 साल से बता रहे थे, तोड़ नहीं सके आप अभी तक। हमने एक और चीज भी मैंने कही थी ऑन रिकॉर्ड। फैसल साहब हम तो आपका भी जवाब दे देंगे भाई। सर आप बादशाह आदमी है, भाई है, दोस्त है, आप दे सकते थे। मैंने एक हफ्ता पहले कहा था ये यूनाइट भी साथ नहीं होंगे, सिग्नलिंग सब कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का मसला कह लें या उनकी सोच कह लें, वो कहते हैं पैसा भी चाहिए वापस और सजा भी देनी है। तो फिर ऐसा ना हो कि ना पैसा वापस आए और सजाएं भी खत्म हो जाएं। तो ठीक है जी, फिर हमें आप फांसी पे टांगिएगा सीधा मुल्क चलाने के ऊपर, अपनी जेबें ना बनने पे हमें आप कोड़ों की सजा दीजिएगा, हम रेडी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ अर्ज करता चलूँ जी कि सिर्फ ये इशू नहीं है हमारी इस वक्त रियासत का और मुल्क का, अवाम का। पिछले 3 साल से सादिया हम जिस डिबेट में उलझे हुए हैं, यानी कि सारा हम टॉक शोज़ के ऊपर जितनी गुफ्तगू होती है वो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। लेकिन अब पिछले 4-5 महीनों में जो महंगाई हुई है, जो अवाम के असल इश्यूज हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर कितनी गुफ्तगू होती है। जो गैस और बिजली महंगी हुई है, ये अवाम से वादे करके आए हैं, अवाम से डिलीवर करने के वादे करके आए हैं, उनको बड़े सब्ज ख्वाब दिखा कर आए, किसी एक चीज पे तो पूरा उतरे नहीं। तो इस चीज के ऊपर ये इनसे हम बात करें, जो कोई सवाल करे, ऑपोजिशन जब भी सवाल करती है, पूछे बिजली महंगी क्यों हुई, जवाब आता है करप्शन। इनसे पूछे गैस महंगी क्यों हुई, जवाब आता है करप्शन। इनसे कहते हैं डॉलर क्यों बढ़ गया और रुपया क्यों गिर गया, जवाब आता है करप्शन। यानी हर चीज का जो उन्होंने जवाब है डाइवर्ट करने के लिए अवाम के असल इश्यूज पर ये आते ही नहीं। ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है जो लोग ऑब्वियसली टॉक शोज हर हुकूमत के दौर से देखते आ रहे हैं कि अगर आप ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी की हो, पीएमएलएन की हो या किसी और जमात की हो, वही बातें होती हैं और हुकूमत के वही जवाब होते हैं। सिर्फ चेहरे बदलें, किरदार नहीं बदले, मसाइल वही हैं, वसाइल नहीं आए, हल नहीं निकला। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बावड़ा साहब ये बताएं कि ये जो आज आपके तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब ने नाअहली की दरखास्त वापस ली है, इलेक्शन बड़े जोश में गए थे वो नाअहली की दरखास्त लेके और आज वापस भी ले ली, होश आ गया। वाकई ये लग रहा है कि उस दिन जोश में गए थे, होश आ गया।
क्यों वापस लिए? मैं तो खैर आज हम सब 4 बजे तक कैबिनेट मीटिंग में थे, तो मुझे डिटेल नहीं आया, डिडंट सी द न्यूज़, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ। आप शकूक व शुबहात पीएमएलएन के कुछ लोगों के बढ़ा देते हैं कि वाकई एनआरओ इनको दे रहे हैं या इनसे हो रहा है? देखिए वैसे मुकाब उनको कहते थे, आप इनसे तो नहीं कर बैठे। ऐसा हो रहा है? मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी खुर्रम शेर जमान साहब की, उन्होंने कहा बहुत सबूत मिल गए, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बट तौजीहात आप जो मर्जी पेश करें, असल मुतल्लिका फोरम तो ये था ना, लेकिन जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी है वो एविडेंस कंकॉक्टेड उठाकर सामने ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल फोरम्स है, वहां पर हम अपना केस साबित करेंगे। गलत उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, गलत चीजों के ऊपर हमेशा तो कान में आके कोई बंदा कोई बात कह दे तो खान साहब स्टेज पे कह देते थे, तो इनके अंदर वो मैच्योरिटी तो है नहीं कि चीज़ों को पहले परखें, जांचें, वो उनकी वैल्यू को देखें, लीगल वैल्यू को देखें और फिर उसके बाद अगला कदम उठाएं। तो वो जल्दबाजी में ये कई चीज़ें कर जाते हैं और फिर बाद में शर्मिंदा होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको वाकई में एहसास हो गया हो कि इतना जान नहीं है उनके इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर? देखिए जी, पुराने पाकिस्तान के तहत तो मुस्तफा खोखर साहब बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं कि ऐसे एविडेंसेस और इससे बड़े बड़े एविडेंसेस आपकी आंख के सामने ही बहुत कुछ हो जाता, तो उस पर कुछ नहीं होता था। मैं समझता नए पाकिस्तान में चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और नहीं, ये पुराने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने आपको इतना बड़ा पनामा का फैसला दिया था। पुराने पाकिस्तान में था? पुराने पाकिस्तान, अच्छा, वही से नए पाकिस्तान की आगाज़ हुआ था, मैं भूल गया। खैर एनीवेज, देखिए मैं खुर्रम से पूछूंगा एग्जैक्टली उसकी क्या रीजनिंग है, मे बी ही इज गॉट मोर एविडेंस। वो तो ये कह रहे हैं कि उस पे जा रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन ही है जहां मुनाहली की दरखास्त लेकर गए थे। हर मामला बहरहाल हमारे यहाँ एक रीत है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, तो एक और सही। मैं चाहूँगी कि इमरान खान साहब 2017 का उनका एक हमारे पास क्लिप पड़ा हुआ है, मलिक साहब से सवाल रह गया था फौजी अदालतों के हवाले से, फिर मिनिस्टर साहब से भी जानेंगे क्योंकि अब इनकी वजारतों की तरफ से, दाखिला की तरफ से, कानून की तरफ से वो मुसव्वदा तय हो चुका है। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि जी हम फौजी अदालतों के क़याम में तौसी पर हुकूमत का साथ नहीं देने जा रहे। तो इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे थे जो अभी यहाँ पर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने की कि नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग ये कहते हैं कि जी जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी दौर में फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए, स्टॉप गैप अरेंजमेंट ज़रूर था लेकिन परमानेंट नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर साहब, फिर मार्च तक आपके पास टाइम है, कोई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आप, या आप भी वही परमानेंट फीचर इसको रख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं टेबल करने के लिए, उसमें ये भी होना चाहिए और जब तक इसका अरेंजमेंट नहीं होता तब तक ये अरेंजमेंट चलना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय के हिसाब से तो अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई पार्टी की तरफ से, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जिस हिसाब से केसेस बढ़े और आपने भी देखा कि उसमें एक शिक की वजह से फौजी अदालतों में जिनको फांसियाँ होनी थी वो बाकी कोर्ट्स में उसमें बेल दे दी। तो अगर आप, यही प्रॉब्लम हमारी मुल्क की कि जब तक आप सजाएं नहीं देंगे तो डर ही नहीं बैठेगा। या तो ठीक है, लेकिन आप लोग उन पे पिछली हुकूमतों पे तो इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने नहीं किया, वो कोई रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए, आप लोग खुद इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? काम हो रहा है उस पे? ठीक है मलिक साहब, पीपल्स पार्टी तो साथ नहीं दे रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साथ देगी इस मामले पे हुकूमत का? इस पे पार्टी का मौक़िफ़ देने से पहले अपना ज़ाती मेरा एक बड़ा बायस है जो मैं बड़ा वेहेमेंटली कहूँगा कि किसी सूरत फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये पहले भी हुई हैं, चाहे उसके कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली इन द लॉन्गर रन आपने वो ठीक कर लिया। आज दहशतगर्दी बहुत कम है, आज आप फौजी अदालतों के चक्कर से बाहर निकलें। उस वक्त 260-70 के करीब वाक़यात होते थे, आज साल में इक्का दुक्का हैं, मारे गए लोग, पकड़े गए बहुत सारे, कहीं बॉर्डर के पार बैठे होंगे। ये रिजर्वियर्स भी, ये रद्दुल फसाद ने बहुत काम कर दिया। तो अब आप कह रहे हैं इतने अभी जवाब, इतने दलाइल इनके पास मौजूद नहीं है रिफॉर्म्स ना लाने के और फौजी अदालतों में तौसी के। एक सेकंड अगर मुझे दे दे मलिक साहब, अगर फौजी अदालतों में 2 केस अगर चले जाए और उसका ट्रायल हो जाए तो मैं खुद इस कानून के लिए बाहर सड़क पर स्ट्राइक करूंगा। नवाज शरीफ साहब का और पीपल्स पार्टी का केस फौजी अदालतों में भेज दे, अच्छा, उसके फैसला आने का तो पहले कह रहे हैं आप लीडरलेस पार्टी से जा रहे हैं मलिक साहब। अच्छा, लेकिन इसके अंदर फैसल साहब आप मेरी बात सुने, आप फौजी जो अदालतों में आपने ट्रायल कराना है उससे बड़ा ट्रायल तो आप हमारा खुद कर रहे हैं भाई। मैं तो सर लाइटर नोट पे कह रहा हूँ मलिक साहब, आप सेंसिटिव हो जाते हैं मेरी बात पे, मैं तो ऐसे लाइटर नोट पे कह रहा था। सर आपसे राब्ता भी नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से इस मामले पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, अगर आपके इल्म में है कोई? मैंने कुछ स्टेटमेंट्स आज पढ़ी हैं जी, कोई अपना शायद खकान अब्बासी साहब के हवाले से और 1-2 और फेडरल जो पहले कैबिनेट के मेंबर्स रहे हैं, उसमें शायद ये इंडिया मिल रहा है कि अगर हुकूमत रब्ता करेगी तो प्रॉब्ली दे विल सिट एंड टॉक टू इट। लेकिन आज वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल नहीं है। आज दहशतगर्दी, बहुत बड़ी दहशतगर्दी पर काबू पाया जा चुका है, तो इनके पास जवाब नहीं है, लड़ी जा चुकी हैं।
एग्जैक्टली आज फौजी अदालत की बात करना भी ज्यादती होगी, इसको बात करना भी ज्यादती होगी, राइट। और इसमें मेरे ख्याल से हमें पेशावर हाई कोर्ट की वो जजमेंट्स भी सामने रखनी चाहिए, जो बहुत से जो केसेस उनके पास अपील में आए उसके ऊपर फिर उन्होंने अपनी जो राय का इजहार किया, और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत से केसेस के अंदर बहुत इरेगुलरिटीज भी थी, यानी कि लोगों को वकील नहीं प्रोवाइड किए गए, और यानी कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कही। तो ये कंसर्न्स भी लोगों की हैं कि एक तरफ तो ज़ाहिर बात है कि हम चाहते थे उस वक्त, और वो वाकई APS के आने के बाद ज़रूरत भी थी शायद, बट अभी इतनी जरूरत नहीं है, उस पर आप एग्री करते हैं मलिक साहब से। मैं नाब के हवाले से आज चेयरमैन नाब ने भी बात की और ये कहा कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो लोग हम पर तनकीद करते हैं उसका मतलब ये है कि जो खदशात थे लोगों को कि कहीं किसी एक के साथ कोई रियायत बरती जा रही है, वो खदशात दूर हो जाने चाहिए। लेकिन नाब ही के हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अहमद अली शेख साहब ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि नाब के खिलाफ तो खुद तहकीकात होनी चाहिए, 2-2 साल इंक्वायरीज से कुछ बरामद नहीं होता, और अगर यही कारकर्दगी है तो DG नाब को तलब कर लेते हैं। और याद रहे कल के प्रोग्राम में हमने आपको पेशावर हाई कोर्ट के जज कैसर रशीद साहब के रिमार्क्स भी बताए थे। नाब के हवाले से ही उन्होंने कहा कि नाब मीडिया की हद तक बड़ा फाल है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। नाब के परफॉर्मेंस से तो अपोजिशन की कोई भी जमात खुश नहीं है। मिनिस्टर साहब, आपके अपने लोग खुश नहीं हैं, आपके अपने वजीर आजम खुश नहीं हैं, और ये कह देना आपके वजीर इत्तलात की तरफ से कि नाब तौहीन कर रहा है वजीर आजम के खिलाफ केस चलाकर, हिम्मत कैसे की उन्होंने? ये नहीं कहा उन्होंने, कहा दुनिया हंस रही है, इसको खत्म कर देना चाहिए। आपने फ्यूल ऑन फायर करने की कोशिश की, चले देखिए साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली आपको बताऊं, ना हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात कैबिनेट में की है, ना ज़ाती तौर पे की है, ना हम कानून से किसी को बड़ा समझते हैं। हम तो खुद कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, सेनेटर कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। तो ये उनकी जाती राय किसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है फवाद चौधरी साहब की, इट्स नॉट अ पार्टी लाइन। बट ये जाती राय भी नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टी लाइन नहीं है, लेकिन हम तो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने किस तहत का ये बात, नाब की तर्जुमानी भी सारे अमल को बहुत मशकूक कर देती है। देखिए उसमें जो है, देखिए ऑटोनमस इदारा है, हमारे उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मातहत है, गवर्नमेंट इन प्लेस है, पॉलिसी लाइन प्राइम मिनिस्टर देते हैं सबको कि जी करप्शन में कोई वो नहीं होगा, निगोशिएट नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। तो फिर हमारा काम भी है कि उन इदारों को अगर पब्लिकली कोई डैमेज कर रहा है तो हम उनको संभालें। हम नहीं कर सकते मलिक साहब वाली पार्टी वाला काम कि हम अपने इदारों को, अपनी फौजी इदारों की डॉन लीक्स करवाएं, बाहर इश्तिहार छपवाएं, हम नहीं कर सकते। हमें अपने इदारों को डिफेंड करना होगा, हमारा ऑर्गन है। मुस्तफा साहब, 2 हाई कोर्ट्स के जजेस ये बात कर रहे हो तो कितना संगीन है ये मामला नाब के हवाले से, कि नाब के खिलाफ तो खुद तहकीकात होनी चाहिए, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ टीवी पे एक्टिव नजर आता है। इसी तरह ही है, और सिर्फ हाई कोर्ट के जज साहिबान नहीं, अगर आप अखबारात देखें जिसके अंदर जो लोग जो अनबायस्ड है, इदारिये लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि नाब की जो इस वक्त सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, उसका उस सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के अमल में सिर्फ अपोजिशन क्यों निशाना बन रही है। यानी कि अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हुकूमती कितने वुज़रा हैं जिनके ऊपर वो केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस पर है, और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो उससे जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का तासुर है वो बहुत ज़्यादा आम हुआ है, और उससे नैब की क्रेडिबिलिटी भी मशकूक हुई है। और फिर जिस तरह वुज़रा नैब की तर्जुमानी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो फवाद चौधरी साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होगा और नैब ऐसे करेगा, तो यानी कि नैब की तर्जुमानी ये करने वाले कौन है? खुश नहीं है, खुद भी खुश नहीं है, हुकूमती जमात भी खुश नहीं है। वजीर आजम साहब का आपको बयान याद होगा कि अगर रफ्तार कम है, अगर हमारे अंडर होता तो 50 लोग अपोजिशन के ऑलरेडी जेल में मौजूद होते। और एंड ऑफ द डे अगर हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर सीरियस हैं तो फिर हमें ऑल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। नैब के हवाले से मलिक साहब, लास्ट कमेंट सर आपसे, व्हाट्स द सॉल्यूशन टू दिस? कोई भी खुश नहीं है एहतसाब के इदारे से, होना क्या चाहिए? देखिए, जो मीन्स टू द एंड होते हैं ना, वो डिटरमिन करते हैं सादिया की बात है क्या। एक तो ये तासुर कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यस, इस पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये रिजॉल्व है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और दूसरा ये कि ये मकासद हासिल करने के लिए नैब के लॉ को एज अ टूल यूज़ किया जाता है। ये 2 बातें जिनकी एविडेंस है, वाकयात इसकी शहादत और तस्दीक करते हैं। चलिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मानते हैं अपनी गलतियां भी, चाहे पीपल्स पार्टी हो जो ये खुद कहती है कि जी हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, और जब आप मानते हैं तो बहुत खुशी होती है। नहीं देखिए, मेरे मानने की बात यह है कि मैं
तो ये मान रहा हूँ कि ये 1947 से यही काम हो रहा है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये प्रोडा, एबडा, नवाब इफ्तिखार ममदूद से लेके हुसैन शहीद सुहरवर्दी से लेके ख्वाजा नाजिमुद्दीन से लेके के फजल हक से लेके आप आज तक आ जाएं, आसिफ जरदारी साहब तक चले जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब तक आ जाएं, आज तक हुआ तो यही है। इसमें तो कोई दो राय प्यार आप अपने बच्चों से नहीं करते जितना आपस में करने लग गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग मसला सरदस्त ये है, इसी नोट पे अभी प्यार कब तक जारी रहता है या प्यार किस तरफ आता है? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू पॉइंट मलिक अहमद खान साहब, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब, फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया तीनों की तशरीफ आवरी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।